Good afternoon. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon. Am I audible? Yes, sir. Can you see the screen? Yes, sir. In last lecture, we have discussed the DC machine, basic principle of DC machine, then different types of DC machine along with its applications, as well as we have discussed their circuit diagram. Okay. So today we are going to discuss a continued part of the DC machine, like compound wound DC machine, long shunt compound, short shunt compound, along with its characteristics, then 3 point start. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपाउंड मोटर से। हम लोगों ने कि डायरेक्शन होता है, कैसा उसका सर्किट डायग्राम होता है। एक्चुअली जो डीसी मोटर है उसका कंस्ट्रक्शन से ही हम लोग डिफरेंट इक्वेशन बना सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या क्या देखा था। हम लोगों ने देखा था कंस्ट्रक्शन डिटेल, योक, the function, some material, then coal, the function, some material, then cold sugar क्या काम रहता है, उसमें मटेरियल कौन सा यूज होता है। देन हम लोगों ने देखा कि फील्ड वाइंडिंग क्या होता है। क्या होता है फील्ड वाइंडिंग? फील्ड वाइंडिंग और वाइंडिंग इन विच फील्ड गेट द मटेरियल यूज फॉर फील्ड कंडक्टर इज कॉपर। हम लोगों ने उसके बाद देखा था आर्मेचर कोर एंड लैमिनेशन। आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है? आर्मेचर वाइंडिंग होता है वाइंडिंग इन विच देन हम लोगों ने देखा था कि लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है। लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, वेयर एज इन वेव वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ऑलवेज इक्वल्स टू 2। देन हम लोगों ने देखा कम्यूटेटर, देन ब्रशेस के बाद में बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस किया।
फिर हम लोगों ने देखा टाइप ऑफ डीसी जनरेटर, टाइप ऑफ डीसी जनरेटर हम लोग एक्साइटेशन से दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, वन इज सेपरेटली एक्साइटेड एंड अनदर वन इज सेल्फ एक्साइटेड। बच्चों को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर ये एक्साइटेशन हम इलेक्ट्रिकल मशीन में बार बार सुनते हैं, लेकिन ये एक्साइटेशन होता क्या है? तो इसका सिंपल सा आंसर है the production of magnetic field by providing DC supply to the field winding is called as the excitation. Okay. अब इसके दो टाइप है, एक्साइटेशन पे सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड को अगेन थ्री पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, सीरीज, शंट एंड कंपाउंड। कंपाउंड को दो बेसिक पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियल। क्यूमुलेटिव को हम लोग अगेन क्लासिफाई करते हैं लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। डिफरेंशियल का भी जैसे होता है लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। फिर हम लोगों ने देखा था डीसी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था हम लोगों ने। देन डीसी शंट जनरेटर, ये जो इक्वेशंस है, ये जो कुछ भी इक्वेशन है, वो इक्वेशन आप लोगों को लर्न करने की जरूरत नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं। आप लोगों को अगर सर्किट पता है तो सर्किट से ही आप लोग फॉर्मूलेज बना सकते हैं। जो बेसिक फॉर्मूला है इंड्यूस ईएमएफ का वो है 5p डिवाइड बाय 60 और उसके टाइप के हिसाब से फिर इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन बनते हैं। जैसे कि देखिए शंट डीसी शंट जनरेटर का इक्वेशन बनेगा डीसी इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस voltage drop due to the resistance, that means IaRa plus threshold। फिर इसी सीरीज जनरेटर में कैसा होता है कि जो आपका करंट होता है वो सारा का सारा सीरीज में होने की वजह से आप लोगों का आर्मेचर करंट इक्वल्स टू फील्ड करंट है ना, इक्वल्स टू लाइन करंट। ये सारे के सारे करंट सेम होता है। लेकिन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था तो आपका सीरीज में इक्वेशन बन रहा था आप लोगों का टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द आर्मेचर रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द सीरीज रेजिस्टेंस प्लस थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है? देखिए जब हम लोग सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रिकल मशीन, थर्ड ईयर में हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में आप लोगों को न्यूमेरिकल आते थे आप लोगों की यूनिवर्सिटी में कि ब्रश वोल्टेज दिया होता था आप लोगों के पास 1 वोल्ट पर ब्रश, और आप लोगों को ब्रश वोल्टेज की वैल्यू पुट करना पड़ता था। तो आप लोग ब्रश वोल्टेज की वैल्यू कितना पुट करते थे? 2। 2 कहाँ से आया? एक वोल्ट एक ब्रश का बोला है तो 2 ब्रश बाय डिफॉल्ट उसमें रहते थे तो 2 मल्टीप्लाई कर इसकी हम लोग को याद रखना है कि जब आप लोग कंप्यूटर पे एग्जाम आता है न्यूमेरिकल आप लोग को पूछे जाते हैं तो ये बेसिक जो हम लोग को ये प्रैक्टिस से ही आ सकता है, हम लोगों को ये याद रहता है, ये गलत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी ठीक है। फिर हम लोगों ने इस पर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे कंप्यूटर पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और काफी बच्चे ने इसको अटेम्प्ट भी किया था। अब हम लोग इसका कंटिन्यू पार्ट देखेंगे, डीसी कंपाउंड जनरेटर। नाउ डीसी कंपाउंड जनरेटर, here we have two circuits. One circuit represents long shunt compound generator and figure number 5 represents short shunt compound generator. What is the difference? Difference is very easy. In figure number 4, shunt winding is connected across to the series winding and armature winding, whereas in case of short shunt compound generator, that means figure number 5, the shunt winding is connected across only आर्मेचर वाइंडिंग। इसमें देखिए आप सर्किट से भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का सर्किट। नेक्स्ट इसके आप लोगों के इक्वेशंस क्या बनते हैं, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग के आईएएस हो गया, आपके गेट एग्जाम हो गए, इसमें कंपाउंड मशीन पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का इक्वेशन बनता है Eg इक्वल्स टू V प्लस IA RA प्लस
IARSE प्लस थ्रेशोल्ड। ओके। और फील्ड करंट का आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला पता ही है, सर्किट से ही बन जाएगा। देन जो आप लोगों का आर्मेचर करंट और सीरीज वाइंडिंग करंट है वो सेम रहेगा, बिकॉज वो सीरीज में कनेक्ट है। आप सर्किट देखिए, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सर्किट से ही सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। देन अगर हम लोग इसमें केसीएल लगाते हैं, किरचॉफ करंट लॉ लगाते हैं, तो इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट हम लोगों को पता है। तो ये सर्किट से किस तरह से फॉर्मूला बनेगा, आई ए इक्वल्स टू आई एस प्लस आई, वेयर आई इज लोड। शॉर्ट सर्किट कंपाउंड जनरेटर की अगर हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, ईजी इक्वल्स टू बी प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए एल आर ए। ये हम लोग सर्किट से ही फॉर्मूले सारे याद रख सकते हैं। अब ये तो हो गया, जो शंट वाइंडिंग है उसके कनेक्शन के हिसाब से शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट ये हो गया। लेकिन जो फ्लक्स के डायरेक्शन के हिसाब से उसके अगेन दो टाइप के हैं, वन इज क्यूमुलेटिव एंड सेकंड वन इज डिफरेंशियल। यहाँ पे हम लोग सर्किट में देख सकते हैं, क्यूमुलेटिव में आप लोगों के जो शंट वाइंडिंग का फ्लक्स और सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स ये दोनों का दोनों एडिशन हो जाता है इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव। वेयरएज डिफरेंशियल में जो फ्लक्स का डायरेक्शन है ये दोनों अपोज होते हैं, तो फॉर्मूला आप लोगों का बनेगा टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स माइनस सीरीज वाइंडिंग फ्लक्स। ओके। फिर यहाँ पे एक सिंपल सा चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट हम लोगों को लाइफ लॉन्ग याद में रखना है। फिर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहाँ यूज होता है, डीसी शंट जनरेटर कहाँ होता है, डीसी सीरीज जनरेटर कहाँ यूज होता है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहाँ यूज होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहाँ यूज होता है। ओके। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। अब आप बोलोगे सर कि डीसी जनरेटर में जैसे कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो डीसी जनरेटर रहे या डीसी मोटर रहे, उसका कंस्ट्रक्शन सेम ही रहेगा। लोक रहेगा, उसमें आप लोग का आर्मेचर वाइंडिंग रहेगा, फील्ड वाइंडिंग रहेगा, कंस्ट्रक्शन में सेम रहेगा। बस जो आपका मशीन है वो मशीन अगर मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है तो हम लोग उसको डीसी मोटर कहेंगे, और अगर आप लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है तो हम लोग उसे जनरेटर। ओके। अब डीसी मोटर की अगर हम लोग बात करें तो डीसी मोटर में हम लोगों को क्या मेन हमारा फोकस है, मोटर में मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। मतलब हमारा जो मेन फोकस है वो मेन फोकस रहेगा टॉर्क पे। टॉर्क किस तरह से एक्सपीरियंस होगा, वेयरएज इन केस ऑफ जनरेटर और फोकस विल बी ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि आप लोगों को जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज अ आउटपुट चाहिए। तो हम लोगों का मेन टारगेट रहता है डीसी जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ, और हम लोगों का मोटर में मेन टारगेट रहता है टॉर्क। फिर अगेन आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लाइक अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है जनरेटर में तो इसकी डायरेक्शन कौन से रूल से पता चलेगी हम लोग। जो आप लोग का मोशन है मोटर में उसका डायरेक्शन किस रूल से पता होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बार बार जब थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं तो मैंने आप लोग को याद करने का तरीका भी बताया है। एम सेट अगर ये हम लोग को पता है तो हम लोग इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप लोग लास्ट टाइम प्रेजेंट नहीं हो गए तो मैं आप लोग को और एक बार बता देता हूँ। अगर आप लोग एम जी करके ऐसे रफ में लिखते हो तो देखिए कि एम जो है वो आपके लेफ्ट साइड में है, जी आप लोग के राइट साइड में। तो अगर याद करने का हम लोग तरीका बोले तो लिखने के टाइप से हम लोग उसको याद रख सकते हैं। जैसे मोटर एम आप लोगों का लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड इन मोटर। जैसे जी आप लोगों का राइट साइड में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि राइट हैंड रूल इज ऑफ जनरेटर। ये टेक्निकल मीनिंग नहीं, सिर्फ याद रखने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके। तो अगर मैंने आप लोगों को एज क्वेश्चन पूछा कि हाउ विल यू identify or determine the direction of induced EMF, which rule will you apply? Option 1 left hand rule, option 2 Fleming's right hand rule। अभी तो फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को दो ही ऑप्शन दूंगा, उसका आंसर क्या रहेगा, जनरेटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका डायरेक्शन आइडेंटिफाई
बताइए। यस। जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है, तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे आप, लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल जनरेटर? बोलिए। यस। Sir, right. Sir, right hand rule. रूल का हो गया। Right hand rule, sir. Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Now you're audible. जनरेटर में आप लोग को फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ इंडोज ईएमएफ, whereas in case of motor you can apply Fleming left hand rule to determine the direction of motion. Okay. मैं रीड कर रहा हूँ बेसिक प्रिंसिपल डीसी मोटर का क्या है। Whenever a current carrying conductor displays a magnetic field, it is a mechanical force. In this field winding process, magnetic field conductor here whole current and direction एक then जो after the lens lose EM this EM all फिर से रीड कर रहा हूँ। एज पर द लेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ acts in a opposite direction to the armature supply voltage। जो आप लोग का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो इन अपोजिट डायरेक्शन में है और इसका फॉर्मूला क्या आएगा फ्लक्स के फॉर्म में इक्वल टू फॉर्मूला रहेगा जो जनरेटर इंडिकेटर। ओके। फिर आपको के राइट साइड में फिगर दिया हुआ है, इसमें इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किए गए रेजिस्टर
इक्विवेलेंट सर्किट से इक्वेशन इक्वेशन कुछ इस तरह का, V equals to EB plus IA RA. Okay. Now consider V brush equals to 0. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? V equals to EB plus IA RA. Terminal equals to V minus EB डिवाइडेड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस। आप आपके रफ कॉपी में भी लिख सकते हो। आर्मेचर क्या फॉर्मूला? E डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला पूछे जाता है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वेश्चन पूछे हैं कि सर आवाज कट रही है, वॉइस बराबर नहीं आ रही। हाँ हेलो हेलो, अभी वॉइस आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों को बार बार वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसको इस पे कि डीसी मोटर पे स्टार्टर क्यों हम लोग यूज करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये बेसिक फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप लोग खुद से ही इसका आंसर दे सकते हो। कैसे? आप लोगों को पता है, इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। किस तरह से? देखिए, जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें आप लोग का फॉर्मूला बना है V इक्वल्स टू EB प्लस IA RA। सो अगर मैंने ब्रश वोल्टेज जीरो कंसीडर किया, नेग्लिजिबल कंसीडर की है, तो आप लोग का आर्मेचर करंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? V माइनस EB डिवाइड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस। ना मेरे क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द मोटर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ back EMF? What will be the value of back EMF? At the time of starting the motor, what will be the value of back EMF? बताइए कैसे? At the time of starting the motor, what will be the value of back EMF? क्या आएगा वैल्यू? रिप्लाई नहीं आ रहा आपका। अपना माइक ऑन करके मुझको बताइए, मैं चैट बॉक्स के मैं आपका कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ। हेलो, कोई नहीं बता रहा है? हेलो, क्या आएगा? ऑप्शन दे देता हूँ। फाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू, 0 और 100। 0। कितना कितना आएगा? आवाज नहीं आ रहा है।
आंसर इज 0। अब ये 0 किस तरह से आता है, 0 कैसे आता है वो समझने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में आपका स्पीड रहेगा 0, स्टार्टिंग में आप लोगों का स्पीड रहेगा 0 एंड ईबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, दैट्स व्हाई द बैक ईएमएफ विल आल्सो बी 0। अगर बैक ईएमएफ आपका 0 है तो फिर आप लोगों का फॉर्मूला बन जाएगा IA इक्वल्स टू V डिवाइड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस। आप लोगों का जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो लेस रहता है, लो रहता है आप लोगों का आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो अगर हम लोग 2 ओहम भी कंसीडर करते हैं और रेटेड वोल्टेज पुट करते हैं उसके जगह पे, तो आप लोग का आंसर देखिए कितना आएगा, लगभग 120 एम्पियर के आसपास आएगा। और एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अगर इतना ह्यूज करंट अगर वाइंडिंग से फ्लो होगा, आर्मेचर वाइंडिंग से अगर फ्लो होगा, तो आप लोग की आर्मेचर वाइंडिंग बर्न हो जाएंगे। तो ये इतना ह्यूज करंट को लिमिट करने के लिए स्टार्टर यूज किया जाता है, इतना ह्यूज करंट को अवॉइड करने के लिए। ओके ठीक है, इसके की पॉइंट क्या है देखिए, बैक ईएमएफ अपोजेस द सप्लाई वोल्टेज एंड लिमिट्स आर करंट। तो ये आप लोगों का सिग्निफिकेंस हो जाएगा। पावर इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, पावर इक्वेशन क्या है डीसी मोटर का? पावर इक्वेशन शुरू करने के पहले एक राइट साइड में डायग्राम दिख रहा है, वो डायग्राम हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या रिप्रेजेंट किया गया है। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. आवाज क्या कट रहा है बीच ये सब बीच क्लियर बीच है? में कट रहा है क्या? नहीं सर, अभी क्लियर है। हाँ, अब राइट साइड में देखिए एक डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, ये डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट किया है? तो आप लोगों को अगर क्लियर नहीं होगा डायग्राम तो देख सकते हैं। ये डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है आर्मेचर, ओके, फिर शाफ्ट है और शाफ्ट को लोड कनेक्ट किया गया है, मैकेनिकल लोड कनेक्ट किया गया है। नाउ ये जो आर्मेचर है यहाँ पे जनरेटेड टॉर्क रहेगा, दैट मींस आर्मेचर टॉर्क रहेगा। देन शाफ्ट में आप लोगों का जो शाफ्ट है, जो शाफ्ट है हम लोग उसको शाफ्ट टॉर्क नहीं कहेंगे, हम लोग उसको लॉस्ट टॉर्क कहेंगे। जो कुछ भी वहां पे लॉस हो रहा है लॉस टॉर्क कहेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टीएफ। और जो आप लोगों का यूजफुल टॉर्क है, जो आउटपुट में मिल रहा है यूजफुल टॉर्क, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द शाफ्ट टॉर्क, इट इज डिनोटेड बाय टीएसएच। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा इसका, आर्मेचर टॉर्क इक्वल्स टू लॉस टॉर्क प्लस शाफ्ट टॉर्क। ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला बनेगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है तो ध्यान से सुनिए। जो आपका पावर इक्वेशन बनेगा डीसी मोटर का पावर इक्वेशन, वो पावर इक्वेशन बनेगा हम लोगों का वोल्टेज इक्वेशन के बेस पे, इसका पावर इक्वेशन बनेगा। देखिए मैंने सिंपल सा स्टार्टिंग में वोल्टेज इक्वेशन ले लिया, V इक्वल्स टू EB प्लस IA है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने IA से, ठीक है, आर्मेचर करंट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा पूरा इक्वेशन बन गया VIA इक्वल्स टू EBIA प्लस IA स्क्वायर RA। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को हर इसका इंडिकेशन पता होना चाहिए कि किसको क्या कहा जाता है। VIA मींस नेट इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट टू द आर्मेचर मेजर्ड इन वैट्स, ओके, पावर इनपुट है ये। देन IA स्क्वायर RA means power loss due to the resistance of armature called as armature copper loss। और जो आप लोगों का EBI है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आप लोगों का ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द आर्मेचर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द PM, PM कैपिटल P सफिक्स में M, ठीक है। तो हम लोग EBIA की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे PM का, तो PM का आपका फॉर्मूला बन जाएगा VIA प्लस माइनस IA स्क्वायर RA, VIA माइनस IA स्क्वायर RA। मैक्सिमम कंडीशन अगर मुझे निकालना है तो मैं मैक्सिमम कंडीशन निकाल सकता हूँ डिफरेंशिएट करके विथ रिस्पेक्ट टू IA।
तो आप लोगों का जो उसको सॉल्व करने के बाद में जो कंक्लूजन आता है वो कंक्लूजन आता है EB इक्वल्स टू V/2। तो यही है आपका कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि EB इक्वल्स टू क्या आपका इक्वेशन रहता है मैक्सिमम पावर के लिए, तो ये तब पता होना चाहिए EB इक्वल्स टू V/2। देन टॉर्क इक्वेशन, ये टॉर्क इक्वेशन तो हम लोगों को पता है, लेकिन हम लोगों को टॉर्क इक्वेशन पता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई IA। ये हम लोगों को पता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई IA। बट इसका जो कंप्लीट इक्वेशन होता है वो कंप्लीट इक्वेशन होता है आप लोगों का 5PZ IA divided by 2 pi A, that means 0.159 into 5PZ divided by A multiplied by IA। फिर डीसी शंट मोटर के इक्वेशंस दिए हुए हैं, जनरेटर जैसे इसके इक्वेशंस रहते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसको। अब बहुत सारे बच्चों में एक डाउट रहता है कि सर डायग्राम से कैसे आइडेंटिफाई करना है कि गिवन मशीन जनरेटर है या मोटर है। अगर हम लोग हमारा दिमाग सही तरीके से अगर लगाते हैं तो बहुत ही सिंपल है। जनरेटर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, जनरेटर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, और जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा। डायग्राम में देखिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मोटर को दिया जा रहा है, मोटर को दिया जा रहा है। और अगर जनरेटर रहता तो जो IL का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में रहता, मतलब जो गिवन है उसके अपोजिट में रहा रहता। ठीक है, ये सिंपल सा डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब डेली इसके इक्वेशंस देख लीजिएगा, एज वेल एज लॉन्ग शंट और कंपाउंड, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर को भी इसमें क्लासिफाई किया गया है। हम लोग डायरेक्टली इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसके एप्लीकेशन पे जाते हैं, फिर हम लोग वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। डीसी शंट मोटर, इट इज यूज्ड इन ब्लोअर्स, फैंस, centrifugal and reciprocating pumps, lathe machines, machine tools, milling machines, drilling machines. Whereas series motor is used in cranes, hoists, elevators, trolleys, conveyors, electrical locomotives. Cumulative compound, rolling mills, punches, shears, heavy planers, elevators. Next one is differential compound, not suitable for any practical application. डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर ये प्रैक्टिकली अप्लीकेबल नहीं होता है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट रीजन के लिए ही होता है। तो अभी सबसे पहले ये समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा होता है। डिफरेंशियल कंपाउंड में देखिए जो फ्लक्स है वो सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन है, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो फ्लक्स का आएगा वो रिजल्टेंट किस तरह से आएगा, कम आएगा। रिजल्टेंट आप लोगों का कम आएगा, बराबर है, रिजल्टेंट कम आएगा ना एज कंपेयर टू क्यूमुलेटिव कंपाउंड। तो अगर आप लोगों का जो फ्लक्स है उसका वैल्यू अगर कम आता है, उसका वैल्यू अगर आप लोगों का कम आता है तो आप लोगों का स्पीड है इस पे क्या मतलब इस पे क्या इफेक्ट उसका पड़ेगा। शायद आपको क्वेश्चन नहीं समझ, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर आप लोगों का जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो रिजल्टेंट फ्लक्स आप लोगों का अगर कम आता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर मशीन्स, तो जो कम फ्लक्स है उसका इफेक्ट क्या गिरेगा स्पीड पे, वेदर स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। फ्लक्स का स्पीड पे क्या इफेक्ट गिरेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, IB इक्वल्स टू 5P N से डिवाइड बाय 60A। तो जो आप लोगों का 5 है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्पीड पे। उतना भी नहीं समझ में आया होगा तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप लोगों का साइकिल पे आप
बैठते हो, पीछे अगर साइकिल पे आप बैठते हो तो साइकिल का स्पीड कम हो जाता है, फिर अब और कोई इंसान बैठता है तो और उसका स्पीड कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे लोड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वहां पे स्पीड कम होते जाएगा। और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर उसका अपने को जो साइकिल चला रहे हो उसको उसका पावर इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके वो उतना लोड वो सस्टेन कर पाएगा। बराबर है, ये यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, लेकिन अगर लोड बढ़ाया मैंने और उसका अगर स्पीड बढ़ गया, अगर मैंने लोड बढ़ा दिया तो उसका स्पीड बढ़ गया, जैसे जैसे लोड बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे अगर उसका स्पीड बढ़ गया, क्या होगा, क्या ड्रॉबैक होगा, मुश्किल हो जाएगा, सब कुछ कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे ही ऑब्जर्वेशन में डिफरेंशियल कंपाउंड है, तो ये एप्लीकेशन इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा यूज। अगर आपको डिटेलिंग में नहीं समझना है तो सिंपल से याद रखो कि डिफरेंशियल कंपाउंड इज यूज्ड फॉर द फिर वो सिंपल तरीके से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर रिप्रेजेंट किया गया है। मैंने हर टाइप का इक्वेशन मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, पर कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो बाद में मैं ओवरलुक बता देता हूँ। इसमें बताया गया है डीसी शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक में कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। मतलब हम लोग जब इसको डिराइव करते हैं तो रिलेशन कुछ इस तरीके से बनता है कि टॉर्क ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है आई के। देन डीसी शंट मोटर के बारे में और एक जो हम लोगों ने थियोरेटिकली काफी पढ़ा है कि डीसी शंट मोटर इज आल्सो कॉल्ड एज अ कांस्टेंट फ्लक्स मोटर। सो जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी इस पे काफी परफॉर्म किए हैं डीसी शंट मोटर में। अगर हम लोग लोड इस पे कनेक्ट करते हैं, लोड अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो स्पीड पे एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, डीसी शंट मोटर में हम लोगों ने काफी प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म किए हैं। तो जब हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं डीसी शंट मोटर पे तो आप उसका स्पीड का ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। जो स्पीड रहती है वो उसमें ज्यादा डिक्रीज का जो रेशियो है बहुत ज्यादा ऑब्जर्व नहीं होता है। जैसे कि अगर आप लोगों ने 10 kg का लोड लगाया है, वहां पे 10 kg का लोड लगाया है, 10 kg के लोड पे फॉर एग्जांपल 1500 आरपीएम है, और अगर आप लोगों ने 20 kg का लोड उसके बाद में कनेक्ट कर दिया तो वो डायरेक्टली 1000 आरपीएम पे नहीं जाएगा, 500 आरपीएम पे नहीं जाएगा, थोड़ा रिड्यूस्ड होगा, मतलब लगभग 1400 आरपीएम के आसपास। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली स्ट्रेट नहीं आता है। ठीक है, ये जो आप लोग को बी पोजीशन दिख रहा है ऊपर वाला डॉटेड 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 लाइन, वो आइडियल पोजीशन है, और जो उसके नीचे का जो ड्रूपिंग नेचर का दिख रहा है वो आप लोग का प्रैक्टिकल नेचर है। ठीक है, और स्पीड आर्मेचर करंट का कैरेक्टरिस्टिक जैसे ही आप लोग का स्पीड और टॉर्क आर्मेचर टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक होता है। नेक्स्ट, डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर का जब हम लोग डेरिवेशन सॉल्व करते हैं तो वो डेरिवेशन में कुछ इस तरह से इक्वेशन बनता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the square of armature current. लेकिन after the saturation torque will be directly proportional to armature current only. ठीक है, फिर स्पीड एंड आर्मेचर करंट का कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को दिख रहा है ड्रूपिंग नेचर का, हाइपरबोला। नेक्स्ट, ये कंपाउंड मोटर। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक में आप लोगों को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको एक कैरेक्टरिस्टिक देगा और वो बोलेगा कि आइडेंटिफाई कीजिए कि गिवन कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को कौन से मोटर की है। तब हम लोगों को ये सब कुछ पता होना चाहिए। ज्यादा हम लोग डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, हम लोग ओवरलुक करते हैं और इस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुड़ाएंगे। इसका डेरिवेशन हम लोगों ने नहीं देखा था, डेरिवेशन देखे थे। डीसी शंट मोटर में जनरेटर जैसे ही इक्वेशन सॉल्व करना है। मैं
एक डिटेल में बता देता हूँ, बाद में आप लोग उसको रीड कर लीजिएगा। डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर का अगर मुझे डेरिवेशन सॉल्व करना है तो डेरिवेशन किस तरह से सॉल्व करेंगे? अगर शंट करंट निकालना है तो ISH इक्वल्स टू V डिवाइड बाय RSH। और आप लोगों का जो लोड करंट है वो लोड करंट कैसे बनेगा? आप लोगों का जो इनकमिंग करंट है वो किस तरह से बनेगा? I इक्वल्स टू IA प्लस ISH अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ करंट लॉ। और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो आएगा आपका बैक EMF प्लस IARA प्लस ब्रश वोल्टेज। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, वो ध्यान से सुनिए। Here, flux produced by the field winding is proportional to the current passing through it, that is ISH. So, flux is directly proportional to IA. As long as the supply voltage is constant, which is generally in practice, the flux produced is constant. Hence, DC shunt motor is called constant flux motor. Constant flux motor. ओके तो जो आप लोगों का डीसी शंट मोटर है, ये डीसी शंट मोटर में आप लोगों का जो रिलेशन है वो रिलेशन कुछ इस तरह से बनता है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। और सीरीज में क्योंकि वो फील्ड वाइंडिंग और आपका आर्मेचर वाइंडिंग में सीरीज होने की वजह से जो करंट है वो करंट का स्क्वायर हो जाएगा। जो रिलेशन बनेगा वो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर बनेगा। ओके इसमें आप लोगों को टॉर्क भी ह्यूज मिलेगा। ओके और हम लोगों को प्रिकॉशन लेना है कि सीरीज मोटर को हम लोग नो लोड कंडीशन पे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा? डीसी सीरीज मोटर का एप्लीकेशन होता है आप लोगों के ट्रेन्स में, क्रेन्स में, आप लोग को हॉइस्ट में, जहाँ पे हेवी लोड हम लोग को पिकअप करना है। फिर ये पीपीटी का लास्ट पॉइंट है 3 पॉइंट स्टार्टर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि स्टार्टर का काम है जो करंट है उसको लिमिट करना, स्टार्टर का काम है। इसमें भी टाइप होते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर का डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग उसे read कर लीजिए। अब हम लोग क्या करने वाला है, जो भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेसिक पढ़ा हुआ था, आज हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, और हम लोगों को डीसी मशीन के बारे में काफी कुछ भी हम लोगों ने डिटेलिंग में थ्योरी लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं, हम लोगों के पास में दिमाग में है। और जो मैंने बताया वो कुछ नया नहीं बताया, वो ऑलरेडी हम लोगों को पता है, बेसिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए। लेकिन ये जब बेसिक्स का एप्लीकेशन हम लोगों को कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोगों को बोला जाए कम्यूटेशन के बारे में कोई क्वेश्चन आता है और आप लोगों को बोला जाता है कि इतना पर्टिकुलर करंट है, आउटपुट में कितना करंट मिलेगा, अगर आप लोगों को उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कम्यूटेशन प्रोसेस होता क्या है, और अलग से उस पर न्यूमेरिकल्स यूनिवर्सिटी में भी नहीं आते हैं आप लोगों को, और उतना बुक में डिटेलिंग भी नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को थ्योरी उसका बेसिक अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग न्यूमेरिकल में इजिली इंप्लीमेंट कर पाओगे। जैसे आर्मेचर रिएक्शन में ट्रेलिंग साइड में जो फ्लक्स का प्रोपोर्शन है वो किस तरह से रहता है, लीडिंग पॉइंट में किस तरह से उसका प्रोपोर्शन रहता है। तो जब हम लोग के बेसिक क्लियर रहते हैं तो हम लोग ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हम लोग जो भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ट्राई नहीं करोगे तो आप लोग को उसके सिवाय इजीनेस नहीं आएगा, है ना। वो बहुत दिक्कत होगा, इतना एफर्ट लेने के बाद भी अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको आवाज आ रहा है कि अभी भी कट रहा है आवाज? थोड़ा थोड़ा सर आ रहा है। है सर। हाँ, हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो पांचों के पांचों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आपके कॉपी में लिखिए। उसके बाद में सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को 10 मिनट दूंगा और फिर उसके सॉल्यूशन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इज इट ओके?
हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड करूं क्या? Yes, sir. मैं क्वेश्चन रीड करूं? Yes, sir. Yes. ठीक है। क्वेश्चन इज, मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसके जो आंसर्स आएंगे वो आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा आंसर्स, फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। राइट डाउन। फोर पोल 240 volt, a four pole 240 volt wave connected shunt motor, a four pole 240 volt wave connected shunt motor, wave connected shunt motor gives gives 9 kilowatt gives 9 kilowatt gives 9 kilowatt when running at 1000 rpm, when running at 1000 rpm, and drawing armature and field current, and drawing armature and field current of 40 ampere 40 ampere and 1 ampere respectively, and 1 ampere respectively, and 1 ampere respectively. It has five conductors. It has five conductors. Sorry, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, थोड़ा सा correction है. It has 500 conductors. It has 500 conductors. 500. Okay. It has 500 conductors. Repeat करो पूरा statement. A four pole 240 volt 240 volt wave connected shunt motor gives 9 kilowatt when running at 1000 rpm, and drawing armature and field currents of 40 ampere 40 ampere and 1 ampere respectively. Full stop. It has 500 conductors. It has 500 conductors. Again full stop. Its resistance is 0.1 ohm. Its resistance is 0.1 ohm. Full stop. Resistance is 0.1 ohm. Assuming ये जो 0.1 ओहम है, ये रेजिस्टेंस कौन सा? आर्मेचर रेजिस्टेंस. ओके. Assuming a drop of 1 ohm per brush, assuming a drop of assuming drop of drop of 1 ohm per brush, comma, determine determine determine
back EMF determine back EMF determine back EMF determine back EMF. Number 2, torque. Number 2, torque. Number 2, torque. Number 3, flux, useful flux. Number 3, useful flux. Number 3, useful flux per pole. नंबर 3, यूजफुल फ्लक्स पर पोल. अभी के लिए इतना ही डिटरमाइन कीजिए और आगे मैं बताऊंगा कि ये में हम लोग को क्या एक्चुअली क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग को कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे देगा और उसमें बोलेगा कि ये इसका वैल्यू इसमें से चूज करो. लेकिन अगर हम लोग को प्रोसेस ही नहीं पता कि कैसे डिटरमाइन करना है तो हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे. दैट्स व्हाई पहले हम लोग ये प्रैक्टिस कर लेते हैं. ओके, आपने लिख लिया सारा क्वेश्चन लिख लिया क्या? यस सर. कुछ रिपीट करना है? कुछ रिपीट करना है क्या? सर. हाँ, रिपीट करना है क्या? No, sir. ठीक, आप सॉल्व कीजिए. आपके पास में 10 मिनट है, आप सॉल्व कीजिए मेरे. ठीक है, कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हैं और आपके आंसर चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा.
कितना आंसर है? ओरली बताओ कितना आंसर है? आंसर बताइए कितना है? सर टॉर्क 45.7। आंसर किसी का आंसर 234 आया है क्या? सर मेरा आंसर 236 आया है। कैसे निकाले आपने 236? सर V माइनस आई आर है। और ब्रश वोल्टेज का क्या किए? ब्रश वोल्टेज दिया है ना, ब्रश ड्रॉप दिया है ना। ब्रश वोल्ट दिया हुआ है 1 वोल्ट पर ब्रश, तो आप लोगों का ब्रश वोल्टेज आ जाएगा 2, मतलब जो 236 आया उसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा। देखिए आप लोगों ने मशीन 1 में पढ़ा हुआ है, सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है, और काफी बच्चे फाइनल ईयर के भी हैं, और आप लोगों का आंसर नहीं आ पा रहा है बैक ईएमएफ का। तो समझने की कोशिश करो कि अगर आप लोग बेसिक आपको फॉर्मूले ही आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, attempt नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए 234 वोल्ट। जिन लोगों का 120 वोल्ट आया है वो रॉन्ग है। ये निकलेगा आप लोग का V माइनस आई आर ए माइनस ब्रश वोल्टेज, ये फॉर्मूले से निकलेगा। ताकि में V माइनस आई आर ए माइनस ब्रश। सब लोगों ने करेक्ट कर लिया होगा। 234 वोल्ट आता है आंसर इसका। V माइनस आई आर ए माइनस ब्रश वोल्टेज, ये मोटर का क्वेश्चन है, जनरेटर का क्वेश्चन नहीं है जिसमें सारा प्लस आ जाए, है ना। ये मोटर का क्वेश्चन है।
और बहुत सिंपल था, मैंने 10 मिनट दिया था, आप लोगों ने नहीं सॉल्व कर पाया। ओके, नो इश्यू। फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स कैसे निकालेंगे? विल बी इक्वल्स टू 5p डिवाइड बाय 60a से हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स का आंसर बताइए कितना आ रहा है फ्लक्स, ओरली बताइएगा, मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ, ओरली बताइए। थोड़ा सा फास्ट, और नेक्स्ट टॉपिक भी देखना है। वेव वाइंडिंग है तो आपका ए का वैल्यू आएगा आया कि फ्लक्स का वैल्यू आया? कितना है फ्लक्स का वैल्यू?
हेलो, कितना है फ्लक्स का वैल्यू? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? यस सर। हाँ, कितना फ्लक्स है? फ्लक्स का वैल्यू कितना है? सेवन पॉइंट मिलीवेबर। आप आपका आंसर क्रॉस चेक कर लीजिए सभी लोग फ्लक्स का। ठीक है, आई होप कि आप लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे। कनेक्टिविटी के हिसाब से आप आंसर नहीं दे पा रहे होंगे। अगर मेरा आवाज आपको क्लियरली आ रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए। बैक ईएमएफ हम लोग निकालेंगे E माइनस आई माइनस ड्रॉप। आप लोग के पास में टर्मिनल वोल्टेज दिया है 240। आप लोग के पास में आर्मेचर करंट दिया है 40 एम्पीयर। आप लोग के पास में आर्मेचर रेजिस्टेंस 40 और आप लोग के पास ब्रश ड्रॉप दिया है 1। अब आपके पास दो ब्रशेस अवेलेबल रहते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आप लोग जो आंसर आएगा वो लगभग 234 वोल्ट आएगा। अब वो 234 वोल्ट है। अब वो जो फॉर्मूला है आपका ईबी इक्वल 50 से डिवाइड बाय 60 ए, उसमें पुट कर दीजिए आपको एक्टिव। फिर जेड का वैल्यू दिया हुआ है आपके में। आई एम नॉट रॉन्ग, 100 कंडक्टर्स। देन आपको दिया है 1 आरपीएम, नंबर ऑफ पुलिस 4 और आर्मेचर पाथ दिया हुआ है आप लोगों के पास में 2 वेव वाइंडिंग में से। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका फ्लक्स आएगा कुछ 7 समथिंग आ रहा है या 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है? सेवन पॉइंट टू। अब हाँ, ठीक, सभी लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब हम लोगों को निकालना है टॉर्क। ये टॉर्क जो आर्मेचर टॉर्क है वो इस तरह से निकालेंगे तो देखिए
देखिए आपके स्क्रीन पे एक फॉर्मूला दिखता है, E equals 0.9 divided by A multiplied by IA, बराबर है। इसमें आप पुट कर देते हो, लोगों को टॉर्क मिल जाए। ठीक है, फ्लक्स का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, नंबर ऑफ पोल दिया हुआ है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स दिया हुआ है, पैरेलल पाथ हम लोगों को पता है, आर्मेचर करंट दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले से आपको टॉर्क निकल जाएगा। टॉर्क का वैल्यू किसने निकाला है? यस सर 45.792। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इक्विवेलेंट सर्किट से जो कुछ भी फॉर्मूला निकालते हो, तो आप इक्वेशन बैक ईएमएफ फॉर्मूला ये यूज करके आप सिंपल बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेटर से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इवन आपको आईएएस में भी इसी तरह की क्वेश्चन, अगर आप एसएससी भी अटेंड करते हो तो एसएससी में भी आप लोग को काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन देता हूँ, अगर मुझको आपने जल्दी से आंसर दे दिया है इसका, तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट। इफ बैक ईएमएफ if back EMF of DC motor is 233 volt, if back EMF of DC motor is 233 volt, 233 volt, I repeat, 233 volt, 233 volt. Terminal voltage is 230 volt, 230. Terminal voltage is 230 volt, 230. And armature current is and armature current is and armature current is 50 ampere, 50 ampere, and armature current is 50 ampere. मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों के पास में बैक ईएमएफ दिया है 233 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज दिया है 230, और आप लोगों के पास में आर्मेचर करंट दिया है 50 एम्पियर। सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ determine the value of gross mechanical power developed, gross mechanical power developed, gross mechanical power developed, and also calculate, determine the gross mechanical power developed, and also calculate the back EMF at and back EMF, and also calculate the back EMF at maximum power condition, and also calculate back EMF for maximum power condition, also calculate back EMF for maximum power condition. पहले सुन लीजिए, जो आप लोगों का मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है वो कहाँ मिलेगा? वो हम लोगों को जो आर्मेचर में जो कुछ भी पावर डेवलप हो रहा है, ठीक है, वो हम लोगों को ग्रॉस मैकेनिकल पावर वो आप लोगों का रहेगा। तो आप लोगों का जो आर्मेचर है वहां पे कौन सा ईएमएफ हो रहा है मोटर में, बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो फार्मूला क्या बनेगा? सिंपल फार्मूला, ईबी मल्टीप्लाइड बाय आरए। तो 233 मल्टीप्लाइड बाय 50, आप लोगों का आंसर आएगा लगभग 11.650 किलोवाट। नेक्स्ट, आप लोगों को बोला गया है कि बैक ईएमएफ निकालिए एट मैक्सिमम पावर कंडीशन। बैक ईएमएफ कंडीशन क्या है? मैक्सिमम पावर V/2। तो आप लोगों के पास में जो कुछ भी वोल्टेज को डिवाइड कर दीजिए, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 230 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा 1154।
Can you see the screen? Hello, can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. जो हम लोगों ने लास्ट इसमें न्यूमेरिकल देखे शायद आप लोगों को समझ में आए होंगे। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, सिर्फ आप लोगों को वो सर्किट से फॉर्मूले। तो आप लोगों के टास्क ये है कि जो भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, वो पीडीएफ आप थरोली लर्न करके आप उसके फॉर्मूलेज कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा। और जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चंस प्रोवाइड होते हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, या आप ऑनलाइन सर्च करके भी आप देख सकते हो। उसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तभी हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डीसी मोटर का। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर तीन इसमें डिवाइड होता है: फ्लक्स कंट्रोल, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, एंड थर्ड वन इज अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल। एक एक करके हम लोग देखेंगे। फ्लक्स कंट्रोल में, फ्लक्स कंट्रोल मेथड, तो सबसे पहले हम लोग को फ्लक्स का रिलेशन पता होना चाहिए स्पीड के साथ। स्पीड के साथ क्या रिलेशन होता है फ्लक्स का, ये हमें पता होना चाहिए। क्या रिलेशन होता है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। जब हम लोग वो फॉर्मूला देखते हैं Eb इक्वल्स टू 5P डिवाइड बाय 60A, तो उसमें क्या रिलेशन आता है स्पीड और फ्लक्स का? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स। तो जैसे आप फ्लक्स की बात करते हैं, तो फ्लक्स कौन सा फ्लक्स? फील्ड फ्लक्स। फील्ड फ्लक्स यानी वो फील्ड फ्लक्स किसकी वजह से क्रिएट होगा? फील्ड करंट की वजह से create होगा। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर फील्ड करंट को बढ़ाता हूँ तो स्पीड कम होगा। Why? Because field current is directly flux and flux is inversely proportional to the speed. तो अगर आप field current बढ़ाते हो तो स्पीड आपकी कम हो। ठीक है, यही हम लोगों को देखना है फ्लक्स कंट्रोल में। The flux is independent on the current through the shunt field winding. Thus, flux can be controlled by adding a rheostat in series with the shunt field winding as shown in the figure. As n is inversely proportional to the flux, the speed of motor increases beyond its rated value. Thus, by this method, the speed control above rated value is possible. जो रेट इससे मार्क किया गया वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जो हम लोग फील्ड का फ्लक्स वेरी कर रहे हैं वो कैसे वेरी कर पाएंगे? अगर आप लोग फील्ड के सीरीज में रियोस्टैट कनेक्ट करते हो और रियोस्टैट को अगर आप वेरी करते हो तो जो फील्ड करंट है वो वेरी होगा, मतलब फ्लक्स वेरी। तो आप लोगों का जो स्पीड है वो बाय डिफॉल्ट वेरी होगा। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि स्पीड कंट्रोल अबव रेटेड वैल्यू इज पॉसिबल। अगर 1500 आरपीएम की अगर आपकी मोटर है तो आप 1500 आरपीएम के ऊपर वो 500 आरपीएम आप एक्वायर कर सकते हो। नेक्स्ट, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे है। जो जब आप लोग रीड करोगे डिसीजन मोटर का
कैरेक्टरिस्टिक, तो आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक भी कुछ इस तरह से ही दिखेगा। इसका एडवांटेज क्या है? इट प्रोवाइड्स रिलेटिवली स्मूथ एंड इजी speed. Above rated speed is possible more as and efficient as the field current is small, the size used required is small. There is a limit to maximum speed above not possible by this method. Next, armature voltage control method. Armature voltage control method मतलब जो आर्मेचर में ये प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंट्रोल करना है। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? आर्मेचर के सीरीज में अगर रियोस्टेट हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो उससे वैरी कर पाएंगे। इसका क्या स्पेसिफिकेशन है? जैसे हम लोग फ्लक्स कंट्रोल मेथड में अबो रेटेड स्पीड एक्वायर कर सकते हैं, वैसे ही आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में हम लोग बिलो रेटेड वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये हम लोग कांस्टेंट लोड टॉर्क के लिए अप्लाई करते हैं। ये जो आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है, ये जो बिलो नॉर्मल वैल्यू है, ये बिलो नॉर्मल वैल्यू और ऊपर दिखाया गया है नॉर्मल स्पीड। तो अगर अबो नॉर्मल स्पीड के लिए हम लोग को रिकमेंड करना है तो यू कैन रिकमेंड द फील्ड कंट्रोल मेथड, दैट मींस फ्लक्स कंट्रोल मेथड। और हम लोगों को अगर बिलो नॉर्मल स्पीड रिकमेंड करना है तो यू कैन रिकमेंड easy and smooth speed control below normal speed is possible. The disadvantage, the method needs one more important disadvantage, speed above rated is not possible by this method. Then applied voltage control method. इसको आप रीड कीजिए, कैंडी इसको रीड कीजिए, फिर हम इसके ऊपर हेलो। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि फील्ड कंट्रोल मेथड इज एप्लीकेबल फॉर द
below rated, above rated speed, whereas armature voltage control method is applicable for the below normal speed. Field control method is used for the above normal speed. Then armature control method is applicable for the constant load torque. अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड मतलब जो सप्लाई वोल्टेज हम उसमें नंबर ऑफ टैपिंग्स अप्लाई करके हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं।